हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर को कवर करेंगे। ये लेक्चर सन से जुड़ा हुआ है। सन के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन आज हम सन के लेयर्स के बारे में जानेंगे। इनके लेयर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सन हमारे लिए यानी हमारी अर्थ के लिए, हमारे लिविंग वर्ल्ड के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसकी एनर्जी हमें दो फॉर्म में मिलती है, हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में। लेकिन ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर सन को एनर्जी कहाँ से मिलती है, और सन की एनर्जी जानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लेयर्स का स्टडी करें। तो आज के जो लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे सन के लेयर्स के बारे में और मालूम करेंगे कि आखिर सन इतना पावरफुल है कैसे और इसकी एनर्जी का सोर्स कहाँ से है। अब सन की लेयर्स के बारे में जानने से पहले सन के बारे में कुछ बेसिक हम लोग जान लेते हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके पास अपना खुद का हीट है, अपना खुद का लाइट है और सन स्टार्स कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्टार है, गैस का ये बॉल है। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि गैसेस बॉल है, न्यूबुला जिसे कहा जाता है। न्यूबुला का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सोलर सिस्टम किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन क्या हुआ, आपकी डिमांड पे मैं उसके ऊपर भी थ्योरीज लेती आऊँगी। थ्योरीज नहीं, हाइपोथेसिस है, तो वो हाइपोथेसिस मैं आप लोगों के लिए लेती आऊंगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि सन एक स्टार है, गैसेस बॉल है ये। और स्टार क्यों है? क्योंकि अपने पास इसकी एनर्जी है, लाइट है, हीट है, और यही चीज़ प्लैनेट से स्टार को अलग करती है। क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं ये स्टार्स की ही एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्टार्स के पास उनका खुद का लाइट और हीट होता है। यहाँ पर दूसरी एक और बात अगर बताऊं तो AU के बारे में जान लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आखिर है क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन से बाकी अदर प्लैनेट्स के डिस्टेंस को बताता है। तो अगर हम अर्थ के कॉन्सेप्ट में इसको लेते हैं तो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, तो बहुत ही दूर है। हालांकि ये हमें बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा और चमकता हुआ नज़दीक दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी दूरी बहुत ही ज़्यादा है, जो अराउंड 14.96 करोड़ किलोमीटर के आसपास की है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बताऊं तो लाइट की ट्रैवलिंग, यानी कि सन का जो रेज है यानी सन लाइट अर्थ तक कितने देर में पहुंचती है। 8.3 मिनट का टाइम लगता है दोस्तों। लगभग 8 मिनट का समय पूरा लग जाता है सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। अगर हम अब इसके लेयर्स के बारे में बात करें तो सन की 6 लेयर्स है। बिल्कुल याद रखना है कि सन की 6 लेयर्स है। इसकी 3 आउटर लेयर्स है और 3 इनर लेयर्स है। इनके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और साथ ही एक ट्रांजिशन जोन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ट्रांजिशन जोन है, और इस ट्रांजिशन जोन को हटा के अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास 6 लेयर्स आती हैं। तो इसमें से जो ये 3 है दोस्तों, ये 3 सन की आउटर लेयर है, और उसके बाद बचा हुआ ये जो 3 है ये सन की इनर लेयर है। तो इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। इन लेयर्स की स्टडी करते दौरान हम आउटर से इनर की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर मैं आउटर से इनर के बारे में बताऊं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोरोना के बारे में। देखिए दोस्तों, कोरोना वर्ड तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो चुका है, और ये कोरोना वायरस भी इसी वर्ड से आया है। क्योंकि जिस हिसाब का कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सन का स्ट्रक्चर वैसा है। आउटर जो लेयर है सन की उसे कोरोना कहा जाता है, और ये आउटर लेयर बिल्कुल सिमिलर नज़र आता है कोरोना वायरस से। इसीलिए इस वायरस को अर्थ के इस आउटर लेयर को ध्यान में रखते हुए ही उसका नाम कोरोना पड़ा है। तो चलिए, कोरोना के बाद हम लोग जानते हैं कि एक ट्रांजिशन जोन पड़ता है, उसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर, उसके बाद आता है फोटोस्फेयर। तो ये तीनों जो हैं ये हमारे आउटर लेयर हैं। क्रोमोस्फेयर और कोरोना को, इनको सेपरेट करने वाला एक पतला सा जो संक्रमण क्षेत्र है यानी कि ट्रांजिशन जोन है, ये बीच में पड़ता है, जो क्रोमोस्फेयर और कोरोना को सेपरेट करता है। और आउटर लेयर की जो इनर मोस्ट लेयर है वो फोटोस्फेयर है। उसके बाद हम लोग जानते हैं तो फोटोस्फेयर के बाद आता है कॉन्वेक्शन जोन, ये कॉन्वेक्शन जोन हो गया। उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन है जो यहाँ पर है, और सबसे अंदर में यानी जो इनर मोस्ट लेयर है सन की वो है कोर। अब ये देखिए, ये आपने यहाँ पे डायग्राम से समझ लिया है, और अब हम इनकी डिटेल को जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आउटर लेयर्स के बारे में हम जानेंगे, जिसमें सबसे पहले कोरोना है, फिर ट्रांजिशन रीजन है, क्रोमोस्फेयर है, और उसके बाद फोटोस्फेयर है। तो ये 4 आउटर लेयर है। वैसे तो ये 4 नहीं है, ये 3 है, क्योंकि बीच में ये वाला जो है दोस्तों ये ट्रांजिशन जोन है, जिसको हम लेयर के तौर पे नहीं काउंट करते हैं, ये सेपरेट करता है। ठीक, तो ये एक पतला सा संक्रमण क्षेत्र है। कोरोना सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट है दोस्तों,
ये बिल्कुल आउटर मोस्ट है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 90 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट है। बहुत ही हाई फाई टेम्परेचर यहाँ पर है और इसे देखना इम्पॉसिबल है, ठीक है, इसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। तो हम कोरोना को नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जम्पशंस है। नेकेड आइट से तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है इसे देखना, लेकिन जब सोलर एक्लिप्स होता है यानी सूर्य ग्रहण होता है, उस दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि एक पतला सा जो कोरोना है यानी कि एक चमकता हुआ सा रिंग वो सन के पास बनता है। तो ये जो चमकता हुआ रिंग है दोस्तों, यही कोरोना है। और कुछ स्पेशल डिवाइस भी है जिसकी मदद से हम कोरोना को देख सकते हैं। यह है कोरोना ग्राफ। तो इसकी मदद से हम कोरोना को देख सकते हैं और अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, कोरोना की कोई अपर लिमिट नहीं है, अभी तक इसके ऊपर रिसर्च ही चल रहा है। कोरोना के बाद से अगर हम अंदर की लेयर में जाते हैं तो हमें एक ट्रांजिशन जोन मिलता है दोस्तों। ये रीजन बहुत ही नैरो है, 60 माइल्स के आसपास इसकी चौड़ाई है। टेम्परेचर यहाँ पर तेजी से बढ़ता है, लेकिन ये टेम्परेचर कोरोना से ज़्यादा नहीं हो पाता है। कोरोना में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है, कोरोना ज़्यादा हॉटर है दोस्तों। और ये रीजन डिवाइड करता है क्रोमोस्फेयर और कोरोना, यानी कि कोरोना और क्रोमोस्फेयर को डिवाइड करने के लिए ये एक पतला सा ट्रांजिशन जोन है। अब आता है क्रोमोस्फेयर। तो क्रोमोस्फेयर लेयर के बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ही वेरी भी करता है। और ये जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये टेम्परेचर कोरोना तक नहीं पहुंच पाता, यानी कोरोना लेयर जो है उसके कंपैरिजन में ये उतना ज़्यादा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि कोरोना का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इवन सबसे ज़्यादा है। कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। फिर जो आउटर लेयर है यानी इनर मोस्ट लेयर कोर और आउटर मोस्ट लेयर कोरोना, इनके टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। और बीच के जो लेयर है दोस्तों, ये आसपास के से कम बेस होते रहते हैं, लेकिन ये रीच नहीं कर पाते हैं कोरोना लेयर के तक, यानी कि कोरोना लेयर का जो टेम्परेचर लेवल है वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाते। क्रोमोस्फेयर की बात की, जो इंपॉर्टेंट लेयर आती है वो फोटोस्फेयर की है दोस्तों। फोटोस्फेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आउटर लेयर है सन की, उस आउटर लेयर का ये इनर मोस्ट लेयर है। 3 लेयर हमें आउटर देखने को मिली, तो तीनों में जो इनर वाली लेयर है वो फोटोस्फेयर है और हम इसे डायरेक्टली देख सकते हैं। वी आर एबल टू ऑब्जर्व दिस लेयर डायरेक्टली। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन की किस लेयर को हम देख सकते हैं, तो इसका जवाब है सन के फोटोस्फेयर को हम देख सकते हैं। ये नेकेड आई से विजिबल है, यानी जो सन हमें दिखाई देता है दोस्तों, ये सन का फोटोस्फेयर वाला लेयर हमें नजर आता है। यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बना रहता है और यहाँ पर ग्रैनुलेशन होता है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ ये जो लेयर है ये कवर्ड होती है ग्रैनुलेशन से, यानी कि जो आपके कॉन्वेक्शन सेल्स हैं उससे ये कवर्ड होता है। और यहाँ पे सन स्पॉट्स भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ ग्रैनुलेशन क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जस्ट इसके डायरेक्टली बिलो, फोटोस्फेयर के डायरेक्टली बिलो हमें कॉन्वेक्शन लेयर जो है, कॉन्वेक्शन जोन जो है सन का, वो देखने को मिलता है। तो वहाँ से जो कॉन्वेक्शनल सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ पे सन स्पॉट्स हो गया या बबलिंग गैस है, वो सब कुछ यहाँ क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 3 जो आउटर लेयर हैं सन के, वो तीनों लेयर को हमने पढ़ लिया है। कोरोना हो गया, आपका ट्रांजिशन जोन हो गया, क्रोमोस्फेयर हो गया, फोटोस्फेयर हो गया। देखिए हमने पढ़ा था कि फोटोस्फेयर के जस्ट बिलो जो है आपका कॉन्वेक्शन जोन होता है, जहां से कॉन्वेक्शन सेल्स ऊपर की तरफ यहाँ पर आती है, सन स्पॉट्स क्रिएट होता है। अब इसके नीचे आपका रेडियो एक्टिव जोन रहता है और सबसे इनर में हमारा कोर रहता है। तो अब हम जो इंटरनल लेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं इनर लेयर्स के बारे में। तो 3 इनर लेयर्स हमारे पास है, जिस तरीके से 3 आउटर लेयर थी सन की, वैसे ही 3 है। कॉन्वेक्शन जोन है, रेडियो एक्टिव जोन है, उसके बाद से कोर है। ये जो कॉन्वेक्शन जोन है दोस्तों, ये हमारे इनर लेयर का सबसे आउटर पार्ट है, सबसे आउटर लेयर है ये। और ये कम्प्लीटली सराउंड होता है रेडियो एक्टिव जोन से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब ऊपर उठते हैं तो ऊपर उठने के बाद कॉन्वेक्शन जोन में जाके, आपने कॉन्वेक्शन जोन हमेशा पढ़ा होगा कि कॉन्वेक्शन जोन क्या करता है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ गर्म होता है, उसके बाद ऊपर जाके ठंडा होता है और नीचे गिरता है। तो ये जो ठंडा वाला पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पर आपका सन स्पॉट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो कॉन्वेक्शन के जस्ट ऊपर हमने क्या देखा था, फोटो लेयर देखा था, ठीक है, फोटोस्फेयर देखा था। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका फोटोस्फेयर हो गया, ये कॉन्वेक्शन जोन है, ये ऊपर गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो यहाँ पे सन स्पॉट बनना शुरू हो गया, सन स्पॉट बनना शुरू हो गया। और उसके बाद ये क्या होते हैं, नीचे गिरते भी हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसको 3D में आपको इमेजिन करके समझना होगा, ये नीचे गिरना भी शुरू करते हैं। तो कॉन्वेक्शन जोन आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये जो लेयर है, यहाँ पे जो हॉट मटेरियल है,
जो कि सन के सेंटर में पाया जाता है, ये ऊपर की तरफ उठता है, ठंडा होता है और नीचे गिरता है। ठीक है, कैसे है, ये आपका फोटोस्फेयर हो गया, ठीक है, ऊपर, और उसके बाद से ये आपका रेडियो जोन हो गया, रेडियो एक्टिव वाला ये जोन हो गया। तो और यहाँ पे आपका कॉन्वेक्शन जोन हो गया। तो यहाँ से यानी जो रेडियो एक्टिव जोन है, इस रेडियो एक्टिव जोन से जो भी हीट ऊपर की ओर आ रहा है, ये कॉन्वेक्शन जोन में गया और ये गरम गरम ऊपर हुआ। ऊपर होने के बाद ये ठंडा होकर नीचे की तरफ क्या होता है, गिरना शुरू करता है। तो ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर सन स्पॉट क्रिएट होता है। आपको बता दूं, सन के सरफेस में जो सबसे ठंडा इलाका होता है ना दोस्तों, वो सन स्पॉट ही होता है। और इसके बारे में आगे भी थोड़ा सा बताऊंगी। ये सबसे ठंडा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 फ़ारेनहाइट के नीचे नहीं जाता है। और जब उसके बाद ये ठंडा होकर नीचे की ओर गिर रहा है, तो देखिए ये जब गिरेगा नीचे, इसको 3D में आपको सोचते रहना है। जब ये नीचे गिरेगा तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, सडन क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। तो यही जो एक्सप्लोजन है ना दोस्तों, इसी एक्सप्लोजन को सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। तो आई होप कि सन स्पॉट और सोलर फ्लेयर्स जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम सेकंड इनर लेयर के बारे में बात करें तो वो आपका रेडियो एक्टिव जोन है। रेडियो एक्टिव जोन यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे फ्यूजन होता होगा, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका विखंडन होता होगा, और जिस वजह से टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम होता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इट होल्ड्स इट्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ये आपका आउटर कोर है दोस्तों, जो कोर है ना, कोर के आउटर में आपको रेडियो एक्टिव जोन देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और इसके अंदर ही, इसको आप ब्लैंकेट भी बोल सकते हो, ये एक तरीके से कोर का ब्लैंकेट है, और इसी के अंदर हमें कोर देखने को मिलता है जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है और ये पावर हाउस होता है। ठीक है दोस्तों, तो कोर क्या है, आपका पावर हाउस है सन का। सन को एनर्जी मिलती है कोर से, कैसे मिलती है ये हम कोर के बारे में जानेंगे तो मालूम चलेगा। तो ये है सन का इनर मोस्ट लेयर और ये पावर हाउस है, इसे इंजन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सन का इंजन किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कोर को। जो कोर की लेयर है दोस्तों, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिससे बहुत ही ट्रेमेंडियस एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में रिलीज होती है, लाइट और हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, और इवेंचुअली ये एनर्जी हमें 8 मिनट बाद अर्थ तक भी पहुंचती है। यानी कि सन को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन को एनर्जी मिलती है उसके कोर से, और उसी कोर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजन बोलते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बहुत, तो मतलब आउटर लेयर में यही टेम्परेचर आगे की ओर बढ़ना शुरू होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ डार्क स्पॉट ऑन दी सन। सन के ऊपर जो डार्क स्पॉट है, जिसे हम सन स्पॉट भी कहते हैं, ये एक्चुअल में है क्या। ऑलरेडी मैंने बताया दोस्तों कि ये कूलर एरिया होता है। सन का जो ठंडा वाला इलाका है दोस्तों, जैसे फोटोस्फेयर में ये देखने को हमें मिलता है, सन स्पॉट इसे कहते हैं या डार्क स्पॉट कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में डार्कर होते हैं। और यहाँ जो सरफेस है, जैसे फोटोस्फेयर का सरफेस, ये लगभग 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, जबकि जो सन स्पॉट है इनका टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री केल्विन के आसपास होता है। तो 4000 डिग्री केल्विन जो है, जिस हिसाब से सन में लाखों का टेम्परेचर है, कोरोना में तो दोस्तों लाखों टेम्परेचर वहाँ पर है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग किया करें, पूरी लेयर्स जो है सन की, उन सारे लेयर्स की स्टडी करें और टेम्परेचर को ध्यान में रखें, तो उस हिसाब से जो सन स्पॉट है उसका टेम्परेचर वाकई में बहुत ही ठंडा है, 4000 डिग्री केल्विन है। तो इसी वजह से ये जो डार्क स्पॉट हैं, ये इनको कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि जो फोटोस्फेयर है काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर और हॉटर होता है, और उसमें ये जो स्पॉट्स हैं ये थोड़े डार्कर से नज़र आते हैं। ठीक है, डार्कर से नज़र आते हैं और इसीलिए इनको डार्क स्पॉट कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखें, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डार्क स्पॉट है तो हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डार्क स्पॉट सबसे ज़्यादा ठंडे सरफेस पॉइंट होते हैं सन सरफेस के। तो आई होप दोस्तों कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, आपको इंटरेस्ट भी आया होगा, और आपको सन के पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में पता चला होगा, और सन के इन 6 लेयर्स के बारे में भी पता लगा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लेक्चर को लाइक करेंगे। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों, लेक्चर के PDFs आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो जाके हमारे चैनल को ज्वाइन करें।